नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्राइमरी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मध्य प्रदेश पीएससी के संदर्भ में यूनिट 6 को लेकर हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा समय लेना नहीं है क्योंकि इंट्रो बीच बीच में सारी चीज़ें हम आपको बीच बीच में समझाते रहते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर क्या रणनीति है, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के दौरान ही हम आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आयात शुल्क और निर्यात शुल्क बढ़ने से वस्तुओं पर क्या प्रभाव होगा? क्योंकि सीधे सीधे विदेशी व्यापार दिया गया है आपके सिलेबस में, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। आयात शुल्क एवं क्या है निर्यात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करते हैं। चलिए देखिए, आयात शुल्क का मतलब होता है जब कोई देश है, मान लीजिए ये भारत है ना। भारत, समझिएगा, पहले भारत किसी दूसरे देश से, फॉरेन कंट्री से जब कोई वस्तु भारत में आती है तो भारत क्या करता है, यहाँ पर एक टैक्स लगाता है। मतलब अगर वो वस्तु 100 रुपए की है और इस वस्तु पर 10 रुपए टैक्स लगता है, कौन सा टैक्स, आयात शुल्क लगता है, तो वह वस्तु भारत में कितने की आएगी, 110 रुपए की। मतलब आपने कई प्रकार के टैक्स सुना होगा, है ना, ये चीजें, तो उसी में से एक शुल्क ये भी है, टैक्स के रूप में कार्य करता है। तो जब कोई बॉर्डर पर, अर्थात जैसे बंदरगाह हुए, है ना, या फिर कोई स्थलीय सीमा हुआ, जब कोई भी वस्तु वहां से जब देश में एंटर करता है तो वहां पर एक शुल्क लगता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, आयात शुल्क। और निर्यात शुल्क क्या होता है, जब कोई वस्तु देश से बाहर दूसरे देश को भेजी जाती है, ठीक है ना। जब कोई वस्तु देश के बाहर दूसरे देशों में जाती है तो देश की सीमा पर बाहर निकलने से पहले ही, अर्थात बाउंड्री पर ही, अर्थात बंदरगाह हुआ, स्थलीय सीमा या बॉर्डर हुआ, है ना, वहां पर जो कर लगता है उसको सामान्यतः क्या कहते हैं, निर्यात शुल्क, ठीक है ना। तो प्रायः यह इसलिए होता है ताकि सरकार का भी इस व्यापार में क्या हो, हिस्सा रहे, कर मिले, उसकी भी राजस्व में क्या हो, वृद्धि हो, ठीक है। फिलहाल हम ऑप्शन पर आते हैं और आपको ये समझाने का भी प्रयास करेंगे कि कैसे प्रश्न यहाँ से और भी बन सकते हैं। फिलहाल आयात शुल्क एवं निर्यात शुल्क बढ़ने से वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब सामान्यतः किसी भी वस्तु पर कर बढ़ता है तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, महंगी ही होती हैं। जब कर कम होता है तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती है। जैसे सामान्यतः आप सुनते आए हैं कि पेट्रोल और डीजल पर बार बार ये कहा जाता है कि लगातार दाम बढ़ रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जो है उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, तो प्रभावित होती है। तो सरकार को चाहिए कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के कर को क्या करें, कम करें, ताकि अन्य चीजें क्या हो जाए, सस्ती हो जाए। तो इस संदर्भ में है क्या कि वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि दोनों प्रकार के शुल्क में वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो देखिए, कम कीमत पर वस्तुएं क्या होंगी, उपलब्ध होंगी। व्यापार क्या होगा, घाटा होगा। व्यापारी लाभ बढ़ेगा, व्यापारी का लाभ बढ़ेगा। अधिक कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध होंगी। एकदम आप क्लियर रखिए, जब कोई भी शुल्क बढ़ता है सामान्यतः तो चीजें क्या होती है, उसमें बदलाव आता है। जैसे कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध होंगी, ये तो बात ही खत्म हो जाती है कि कोई भी वस्तु जो होती है कम कीमत पर उपलब्ध होती है। क्योंकि इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, दो चीजें पूछी गई हैं, आयात शुल्क और निर्यात शुल्क, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि किस देश के संदर्भ में पूछा गया है। जैसे भारत में ही समझो कि अगर कोई भारत से बाहर वस्तु जाएगी और उस पर शुल्क बढ़ा दिया जाए तो वो वस्तु भारत में क्या होगी, है ना, उस पर वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। दूसरे देश में जा रही है वो महंगी हो जाएगी, लेकिन भारत में हो सकती है सस्ती हो जाए। तो यहाँ यह नहीं बताया गया है कि भारत के संदर्भ में या निर्यातक देश के संदर्भ में आयातक। सिंपली आप समझिए कि कोई भी कर लगेगा तो वस्तुएं महंगी होगी, तो कीमत कम होने के चांसेस ही नहीं है। मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। व्यापार घाटा, बिल्कुल नहीं, व्यापार घाटा नहीं होता, बल्कि हो सकता है कि इससे व्यापार घाटा भी हो या फिर न भी हो, यह निश्चित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। वो वस्तुओं की आयात और निर्यात की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक, ये दूर की बात है। व्यापारी को लाभ बढ़ेगा, नहीं, व्यापारियों को लाभ नहीं बढ़ेगा। जब कीमतें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो सामान्यतः कीमत बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ने से क्या होता है, कीमत बढ़ने से व्यापारियों को कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ समय के लिए लाभ होगा, लेकिन अंततोगत्वा देखा जाए निष्कर्षतः तो उनको हानि होती है, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है। अधिक कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध होंगी। इस प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शन है प्रत्यक्ष तौर पर सीधे सीधे
वो यह है कि अधिक कीमत पर वस्तुएं क्या होंगी, उपलब्ध होंगी। अगर आयात शुल्क और निर्यात शुल्क दोनों बढ़ेगा तो सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि प्रश्न के आधार पर इस ऑप्शन को करेक्ट मारेंगे कि वस्तुओं की कीमत क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, अधिक कीमत पर वस्तुएं क्या होंगी, उपलब्ध होंगी। ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये अलग अलग देशों में अलग अलग इसका प्रभाव पड़ता है। इस बात को आप समझिएगा जरा कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि किस देश में, निर्यातक वाले देश या आयातक वाले देश, या जो भेज रहा है वस्तु या जो प्राप्त कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आयात शुल्क और निर्यात शुल्क बढ़ने से वस्तुओं की बात कर रहा है, ना कि किसी देश की बात कर रहा है। तो इस संदर्भ में अधिक कीमत पर क्या होंगी, उपलब्ध होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है कौन करता है भाई, सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है। ठीक है ना। चूंकि प्याज एक ऐसी फसल है जो सामान्यतः किसी प्रकार की विशेष क्लाइमेट की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। हाँ, लेकिन मिट्टी की चीजें होती हैं कि जैसे जो मिट्टी होनी चाहिए उसमें सिलिका प्रधान, अर्थात ऐसी मिट्टी जिसमें सिलिका की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। प्रायः ये देखा जाता है जो सिलिका होता है, अगर मिट्टी में सिलिका अधिक है, मिट्टी में क्या है, सिलिका अधिक है, तो वहां पर प्याज की अच्छी खासी फसल या खेती की जाती है। तो सिलिका सामान्यतः यह समझा जाता है कि जैसे आपने जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के पश्चात जो चट्टानें हुई, चट्टानों में क्या हुआ, अग्नि चट्टानों में अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ, तत्पश्चात वहां पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ये देखा जाता है कि जो उपज होती है अर्थात उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, वो प्रायः काली मिट्टी के जो काली मिट्टी की खेती होती है वहां पर प्याज का उत्पादन अधिक होता है। तो इस आधार पर पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। चूंकि वो पूछा है कि सर्वाधिक की बात कर रहा है ऑप्शन के आधार पर, तो यहाँ पर क्या होगा आपका मध्य प्रदेश दूसरा है, पहला कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है ना। तो यह उत्तर आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, अनुसूचित बैंक है ना, ये बार बार मैं कई बार इसका नाम लिया था। देखिए आज इसका प्रश्न आ ही गया कि अनुसूचित बैंक क्या होता है। जैसे मैं आपको कहता था बार बार कि वाणिज्यिक बैंक कहो या व्यापारिक बैंक कहो, अनुसूचित बैंक कहो, लगभग इनकी विशेषताएं एक जैसी मिलती हैं। तो वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंकों के संदर्भ में हमने बात पहले भी कर दी थी, लेकिन हम अनुसूचित बैंक के बारे में प्रश्न आया है, तो जरा सोचिएगा जरा। अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं, जो आरबीआई एक्ट 1934 की कौन सी अनुसूची में है ना, कौन सी अनुसूची में, 1934 की अनुसूची, यहां होना चाहिए अनुसूची है ना, क्योंकि ये हम बता रहे हैं आपको ऑप्शन के आधार पर, जो अनुसूची में शामिल हो। कौन सी अनुसूची में, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा, दूसरी अनुसूची। देखिए क्या है, एक आरबीआई एक्ट 1934 है, एकदम सिंपल है ये, आरबीआई एक्ट 1934 है। 1934 में ये कहा गया है, एक कानून है आरबीआई एक्ट के तहत, कि जो भी बैंक होंगे, अगर आपको बैंक का कार्य करना है देश में, तो आरबीआई से आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो जब कोई किसी भी बैंक को, नए बैंकों को जब लाइसेंस देना हो, तो आरबीआई के तहत वो लाइसेंस दिया जाता है। मतलब सारे बैंकों का क्या होता है, ये बैंक होता है। तो आरबीआई क्या करता है, इसी कानून के तहत है ना, इसी कानून के तहत जो दूसरी अनुसूची है, क्योंकि ठीक है ना, जो दूसरी अनुसूची है, लगभग 8 अनुसूचियां हैं फिलहाल आरबीआई एक्ट में, फिलहाल दूसरी अनुसूची के तहत वो नए बैंकों को क्या करता है, लाइसेंस देता है। ठीक है ना। तो लाइसेंस, नए बैंकों को लाइसेंस देता है, और जिन बैंकों को इस अनुसूची के तहत लाइसेंस प्राप्त होता है उसी को कहते हैं क्या, अनुसूचित बैंक। एकदम करेक्ट है कि आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची के जरिए लाइसेंस प्राप्त करने वाले जो भी बैंक होते हैं उनको क्या कहते हैं, अनुसूचित बैंक कहते हैं। इसके अलावा जो बैंक इस अनुसूची, मतलब आरबीआई एक्ट के 34 के दूसरी अनुसूची में ना प्राप्त करके लाइसेंस तीसरी या चौथी अनुसूची के जरिए प्राप्त करते हैं, उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। ठीक है ना। तो गैर अनुसूचित बैंकों में कौन आते हैं, जैसे एनबीएफसी, हमने इससे पहले प्रश्न पर चर्चा की थी, याद होगा आपको, एनबीएफसी। अगर नहीं होगा तो आप लगभग दूसरा जो लेक्चर्स था नंबर 2 का, उसको आप देखिएगा, वहां पर इसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा की गई है। ठीक है ना, पहले में भी है, दूसरे में भी चर्चा की गई है। तो एनबीएफसी क्या होते हैं,
ये भी एक प्रकार के बैंक जैसा काम करते हैं लेकिन बैंक नहीं होते, तो ये दूसरी अनुसूची में लाइसेंस नहीं मिलता बल्कि इसके आगे वाले विभिन्न अनुसूचियों में इनको लाइसेंस प्राप्त होता है। तो बात समझ में आई। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिनको आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में लाइसेंस दिया जाता है। अर्थात यदि आपको बैंक बनना है किसी भी वित्तीय संस्थानों को, तो आपको आरबीआई एक्ट दूसरी अनुसूची के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होगा। मतलब टर्म एंड कंडीशन है कि इन टर्म एंड कंडीशन को आप पूरा करते हो तो आइए हम आपको लाइसेंस देते हैं, जाइए आप बैंक स्टार्ट करिए, ठीक है ना। साथ ही साथ में अगर किसी भी बैंक को बंद करना है, जैसे उसकी मान्यता या उसके लाइसेंस को रद्द करना है, तो ही आरबीआई एक्ट 1934 के ही अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत बैंकों को लाइसेंस देना या उनके लाइसेंस को निरस्त करना भी इसी एक्ट के तहत आता है, ठीक है ना। मतलब नया बैंक, कैसा बैंक, नया बैंक, बहुत ध्यान से समझिएगा, और लाइसेंस देना या फिर उन लाइसेंस को क्या करना, रद्द करना, दोनों ही प्रक्रियाएं 1934 की अनुसूची की 1934 एक्ट में हैं। एक चीज और प्रश्न आता है, यहीं पर समझ लीजिएगा। एक एक्ट है आरबीआई एक्ट 1949 है, जिसे हम बैंकिंग एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या होता है जरा समझिएगा। इस अधिनियम के तहत बैंकों के कार्यों का परिचालन होता है, बैंकों के कार्यों का परिचालन, है ना। ये लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए। बैंकों के कार्यों का परिचालन मतलब बैंक कैसे कार्य करेंगे, कैसे नियमों को मानेंगे, ये आरबीआई, ये जो बैंकिंग अधिनियम 1949 है उसके तहत होते हैं। लेकिन बाद में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, है ना, 56 में भी हुआ है, इसके बाद लगातार हुए हैं। संशोधन पे संशोधन तो होते ही रहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है, जो शुरुआती एक्ट होता है, कानून होता है, वह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे है, निम्न में से कौन सी फसल तिलहन की फसल नहीं है। याद रखिएगा, पहले तो आप नहीं को, है ना, इंडिकेट कीजिए, नहीं तो पता चला कि, है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कौन सी फसल तिलहन की फसल, है ना, नहीं है करके, तो आप इसका मतलब ये है कि 3 इसमें ऐसे ऑप्शन होंगे जो तिलहन के फसलों के होंगे और एक ऑप्शन तिलहन के फसल के नहीं होंगे। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आप अपने शब्दों में उसको तोड़ लीजिए, समझ लीजिए कि पूछ क्या रहा है। बहुत आसान लगने वाले क्वेश्चन और ऑप्शन देखकर भी आप क्या करते हो, गलत लगा देते हो, क्योंकि लोगों को हड़बड़ी रहती है, और हड़बड़ी किसी भी बात की जल्दीबाजी करना ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या है, 2 घंटे दिए जाते हैं भाई। इस बात को मैं बार बार इसलिए जोर देता हूं कि आप, कोई होता है कि एग्जाम हॉल में 45 मिनट में करके बैठ जाता है, 1 घंटे में करके बैठ जाता है, बगल वाला बोलता है यार इसका तो 1 घंटे में कंप्लीट हो गया पेपर, है ना, मैं इसका मतलब ये तो बहुत तेज है, बहुत पढ़ा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। 4-5 गलतियां तो वैसे ही नॉर्मली वो करके बैठ चुके होते हैं, है ना। तो 2 घंटे आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप समय का पूरी तरह से सदुपयोग करो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अक्सर टफ जो क्वेश्चन होते हैं उसको तो लोग ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल दिखने वाले, जो सामान्य दिखने वाले लोग होते हैं ना, ये अक्सर धोखा कर जाते हैं। तो ध्यान से, तिलहन की फसल नहीं है। देखिएगा, मूंग, मूंगफली, सरसों और सूर्यमुखी। भाई सरसों तो तिलहन का एक तरह से देखा जाए सबसे मुख्य फसल है ना। सबसे मुख्य फसल कौन सा है, सरसों, क्योंकि भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है तिलहन के अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है सूरजमुखी, है ना, सूरजमुखी है। और फिर सनफ्लावर के बाद आता है मूंगफली, ये भी तिलहन है, ये भी तीनों तिलहन है। मूंग जो है वो तिलहन नहीं है, बल्कि ये क्या है, दलहन की फसल है। ठीक, नेक्स्ट है, कृषि को समझते रहिए, है ना, क्योंकि अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र से ही जुड़े हैं। सरबती गेहूं का जीआई टैग किस जिले को प्राप्त हुआ है। बहुत ध्यान से समझिएगा, नाम ही है सरबती गेहूं, ठीक है ना। सरबती गेहूं का जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसको प्राप्त हुआ है भाई। सामान्य सा प्रश्न है, ग्वालियर, रीवा, सीहोर और जबलपुर। क्योंकि सबसे अच्छा जो गेहूं का उत्पादन होता है वो मालवा क्षेत्र में होता है, और मालवा क्षेत्र का जो गेहूं होता है अव्वल किस्म का होता है। ये माना जाता है कि इस गेहूं को हम प्रायः क्या करते हैं, निर्यात कर दिया जाता है ताकि उसका अच्छा मूल्य प्राप्त हो, ठीक है ना। तो उसमें से एक किस्म है सरबती गेहूं, जिसका सर्वाधिक उत्पादन प्रायः जो सीहोर के आसपास के जिलों में होता है। और चूंकि यह जो जीआई टैग मिला है वो सीहोर जिलों को मिला है, इस आधार पर आपका उत्तर क्या होगा, सीहोर, ठीक है। नेक्स्ट है,
आगे आते हैं, नई विदेशी व्यापार नीति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे कई क्वेश्चन निकलते हैं कि नई विदेशी व्यापार नीति क्या है ना, ये कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है। तो पहले समझिएगा, नई विदेशी व्यापार नीति नाम में ही स्पष्ट है कि ऐसी नीति जो भारत के व्यापार से जुड़ी हो। मतलब आयात कहाँ से करना है, आयात किन देशों से करना है, आयात कितना करना है, निर्यात किन देशों को करना है, निर्यात किन वस्तुओं का करना है ना, ताकि व्यापार जो हमारा बैलेंस है वो बना रहे। साथ ही साथ में यदि किसी देश को किसी देश के साथ रणनीतिक तौर पर अगर हमें जुड़ाव चाहिए, है ना, उसके करीब होना है, तो उससे हम प्राय क्या करते हैं, उससे व्यापार बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो सामरिक तौर पर भी इसका महत्व होता है कि जिन देशों के साथ आपका अच्छा व्यापार होता है उन देशों से आपके जो संबंध हैं रणनीतिक तौर पर वो भी अच्छे ही होते हैं। जैसे चीन हुआ, चीन के साथ ये सब जानते हैं कि अक्सर जो बॉर्डर है, जो हमारा सीमा है, वहाँ पर तनातनी अक्सर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी युद्ध जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती। 1962 को छोड़ दिया जाए तो, है ना, छोटी मोटी झड़पें हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई ऐसा युद्ध का ऐलान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चीन के साथ हमारा व्यापार क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब हम चीन से, चूंकि चीन से हम आयात ज़्यादा करते हैं, मतलब सामान ज़्यादा मंगाते हैं और बेचते कम हैं, इस संदर्भ में चीन से हम कहीं ना कहीं व्यापारिक तौर पर घाटे में हैं, लेकिन फिर भी हमें वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसलिए हम चीन से किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं चाहते। न तो वह चाहता है कि भारत से युद्ध हो और हमारा सामान बिकना क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो सीधी सी बात है, जो व्यापार होता है ना, उसको हर हाल में वरीयता देना ही है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बात समझ में आई? सबके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आते हैं, कब लागू हुई? नई वाली है, याद रखिएगा, नई व्यापार नीति। ठीक है ना। 1 अप्रैल 2023 और 24 में, जनवरी में, और 2030। क्योंकि ये डेट आई ही नहीं है तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगी, है ना, ये कोई प्रश्न ही नहीं है ना। या तो हो सकता है कि लागू होगा, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि नई विदेशी व्यापार नीति कब लागू होगा, जो वर्तमान में चल रहा है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है ना। पता चला यहाँ होगा करके ऐसे कह दे और यहाँ ऑप्शन बदल दे, है ना, 28 कर दे, तो क्या होगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन, लास्ट में भी पास्ट और प्रेजेंट का ध्यान रखना है, फ्यूचर का। तो इसका करेक्ट उत्तर है फिलहाल 1 अप्रैल 2023। अब आपको बता दूं, चूंकि ये अपेक्षाकृत ये लेट हो चुका है, मतलब नहीं, इस समय जो व्यापार नीति होनी चाहिए थी ना, 2020 की होनी चाहिए थी, मतलब 2020 से 2025 की, बहुत ध्यान से समझना। लेकिन कोविड के कारण व्यापार नीति जो 2020 में समाप्त हुई, मार्च 2020 में, 31 मार्च, वह कोविड के प्रभाव के कारण ना लागू नहीं हो सकी। तो जब कोविड एकदम शांत हुआ, जिस चीज़ की प्रेफरेंस थी, जो अन्य चीज़ों पर वरीयता दी गई, भाई व्यापार रोको, पहले देश के माहौल को सुधारो, तो उस आधार पर यह तय हुआ कि भाई थोड़ा लेट ही बनाओ लेकिन बेहतर बनाओ। तो जब तब जाके, मतलब 3 सालों के बाद 1 अप्रैल 2023 में नई व्यापार नीति बनी। और ये हमेशा कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए। याद रखिएगा, ये कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए। एक प्रश्न और बन सकता है कि नई व्यापार नीति तो आपको पता है कि 1 अप्रैल 2023 से है, लेकिन जो पिछली व्यापार नीति थी वह कब से कब थी? तो उसका प्रश्न आएगा 2015 से 2020। याद रखिएगा, 2015 से 2020। हाँ, इसमें एक एक साल करके क्या किया गया? प्लस किया गया, एक एक साल बढ़ाते गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि कोविड के प्रभाव के कारण, है ना, कोविड-19 के प्रभाव के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सिलेबस में सीधा सीधा जो आपको टॉपिक दिया गया है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल है, चाहे तथ्य हो, चाहे आंकड़े हो, वह आपको हर हाल में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो इस संदर्भ में हमने आपको यह प्रश्न का उत्तर समझाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत अपनी कुल मांग का कितना प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है? ठीक है ना। भारत अपनी कुल मांग का मतलब, जो उसकी मांग है, मांग का मतलब ही होता है खपत, है ना। अरे भाई, जितना मंगाता होगा उतना खपत करता होगा, है ना, उपयोग में लाता होगा। ऐसा नहीं कि मांगा कर उसको रख देता है, 2-4-10 साल बाद उपयोग करता है, ऐसा तो कुछ नहीं। तो मतलब जो भी हम सामान्यतः पेट्रोल, कच्चा तेल, क्या करते हैं, यहाँ पर कच्चा तेल की बात है ना, कच्चा तेल जो मंगाते हैं, तो अपनी कुल मांग का कितना प्रतिशत मंगाते हैं, इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें 100% की जरूरत है तो हम कितना यहां से मंगाएंगे और कितना हम स्वयं क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। मतलब देश के भीतर की उत्पादन की बात है, देश में उत्पादन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, हर हाल में
कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है ना। वहां पे 2 घंटे आपको मिलेंगे और यहाँ तो आपके पास समय है। समय तो चूंकि 45 दिन वाले पे मत जाइए, लेकिन जो भी आप सीख रहे हैं आप स्थिर होकर सटीक चीजें सीख रहे हैं और हमेशा के लिए सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर आप समय 2-4-10 मिनट अगर आप बचा भी लेना तो उससे बहुत विशेष लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन जो चीजें सीखिए सही से सीखिए, अच्छी तरह से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। तो देश में उत्पादन और जो होता है आयात, आयात का मतलब जो मंगाता है, तो भाई कितना प्रतिशत मंगाता है कुल मांग का, आयात करता है। तो इसका करेक्ट उत्तर है 70, 75, 87, 10। तो ये जो उत्तर है 87, वर्तमान में 87% तेल क्या करता है, वो बाहर से मंगाता है, और बचा कितना प्रतिशत तेल, 13% तेल वो अपने देश में क्या करता है, उत्पादन करता है, ठीक है ना। तो 87% बाहर से मंगाता है अपनी कुल मांग का, और 13% लगभग क्या करता है, वह देश में ही उत्पादन करता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अगला है प्रश्न, आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। आसियान का सदस्य नहीं है, सभी को पता है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है भाई, मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। जकार्ता क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है। फिलहाल आगे आते हैं, आसियान का सदस्य नहीं है कौन, भारत, सिंगापुर, लाओस, मलेशिया। तो इसका जो सदस्य नहीं है वो कौन है, भारत इसका सदस्य नहीं है। बल्कि जब कभी भी बैठक होती है, आसियान का सम्मेलन होता है, तो उसमें भारत पर्यवेक्षक के रूप में जाता है। पर्यवेक्षक का मतलब ये है कि आप आइए हमारे बैठक में शामिल होइए, लेकिन जब किसी मुद्दे पर वोटिंग की बात आई, निर्णय की बात आई, तो फिर आपको उसमें भाग नहीं लेना है, बल्कि हमारे साथ जो भी पॉलिसी है, जो भी नीतियां हैं, उस पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हो हमारे मंच पर आकर, ठीक है ना। तो जैसे मेहमान होते हैं ना घर में, कभी कभी डिसीजन होता है, जैसे घर का बंटवारा हो, है ना, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, तो प्रायः मेहमान आ ही जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी भी पक्ष रखते हैं कि भाई कोई बाहरी व्यक्ति है, हो सकता है उसका हमारे से बहुत अच्छा बेहतर निर्णय कर दे, है ना, इस तरह से। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वो बोले वही हम मान्य हो, ठीक है ना। बस हम उसको इज्जत देते हैं, बढ़िया उसको बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, बस आप इतना ही समझिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नगण्य है, उसका कोई मतलब ही नहीं हो जाता, नहीं, कहीं ना कहीं उसके पक्ष में भी सारी चीज़ों का डिस्कस होता है। तो प्रायः भारत क्या है, नहीं है। और इसमें सदस्य कितने हैं भैया, ये भी नोट कर लीजिएगा, इसमें कुल कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, ठीक। नेक्स्ट है, लॉरेंज वक्र दर्शाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉरेंज वक्र दर्शाता है। देखिए लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, महंगाई को, विदेशी व्यापार के घाटे को, बेरोजगारी को, विषमता को। पहले तो आप समझ लीजिए कि लॉरेंज वक्र है क्या, है ना। लॉरेंज वक्र की बात किया है, तो इसका मतलब कर्व है, समानता, और ये समानता आपने देखा होगा एक्स वाई, है ना, एक्स वाई इस तरह से अक्ष पर आपने पहले बनाया होगा, प्रयोग किया होगा। फिलहाल यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं समझना है, बस मैं आपको बता दूं कि लॉरेंज वक्र इस तरह से होता है। ये जो है समान आय की वितरण रेखा है, कैसी वितरण रेखा है, समान आय वितरण रेखा, है ना, ये आय होता है, वितरण रेखा, है ना, और यहाँ लोग होते हैं। फिलहाल इनसे आपका कोई मतलब नहीं है, बस आप इतना समझिए ये जो वक्र है वो क्या दर्शाता है। मैं आपको इसको, जो ऑप्शन है ना, इसको कई तरह से पूछा जाता है कि लॉरेंज वक्र दर्शाता है या लॉरेंज वक्र प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है। आज आपको जो भी ऑप्शन जैसे भी पूछता है, मैं सबको आपको बताऊंगा कैसे। देखिए ये जो लॉरेंज वक्र होता है ना, ये केवल इतना बताता है कि किसी भी देश में अमीर और गरीबों के बीच का जो अंतराल है वो कितना है। मतलब समानतः दूसरे शब्दों में कहें कि किसी भी देश में गरीबी की जो गहराई है वो कितना है, या किसी भी देश में आय की जो विषमता है वो कितनी है। मतलब वो कैसे बताएगा, आय की विषमता को दर्शाता है, कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, बस याद रखिएगा इसी को आपको टिक लगाना है, आय की विषमता, है ना, आय की विषमता को दर्शाएगा, या फिर गरीबी को दर्शाता है, या गरीबी की गहराई, गहराई को दर्शाता है ना, इस तरह से। या फिर
ये बोल सकता है अमीर और गरीबी के बीच का अंतराल दिखाता है। क्या दिखाता है? अंतराल, या आय का अंतराल बताता है, कुछ भी कह सकता है। तो इस संदर्भ में बस आप मीनिंग को समझिएगा कि आप एकदम अड़िग रहिएगा कि लॉरेंज वक्र का मतलब होता है गरीब से संबंध और आय की विषमता या वितरण से संबंध होता है। तो महंगाई को ये नहीं दिखाता, विदेशी व्यापार से कोई मतलब ही नहीं है, बेरोजगारी से भी कोई मतलब नहीं है, बल्कि क्या है? विषमता से है। चूंकि यहाँ पर यह नहीं दिया है कि आय की विषमता, तो एक अगर आय की विषमता कर देता तो आपको और आसान हो जाता, लेकिन फिर भी यहाँ विषमता नहीं, आय नहीं दिया है, फिर भी विषमता है, आपको इस पे क्या करना है? टिक लगाना है। तो किसकी विषमता? वो लॉरेंज वक्र अगर आपने पढ़ा है, चूंकि अब आपने पढ़ ही लिया, तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा, आय विषमता देगा, मोस्टली जो क्वेश्चन ऑप्शन आता है आय विषमता देगा, या फिर गरीबी विषमता देगा, या आय गरीबी एवं अमीरी का अंतराल। ठीक है ना? इस प्रकार से क्वेश्चन देता है, बाकी आप कर ले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट चलें। या तो प्रश्न ऐसे भी बनता है, देखिएगा जरा, ऐसे भी बन जाता है कि ये जो वक्र है ये कौन सा वक्र है। ठीक है ना? ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन कर देगा, तो वहां पर बहुत सारे वक्र दे देगा, फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र, कुजनेट्स वक्र, है ना? ऐसे तमाम तरह के नाम है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि जब आपको यह वक्र दिखे इस तरह से बना हुआ, तो आप तुरंत लगाइएगा क्या? लॉरेंज वक्र। ठीक, नेक्स्ट है, हाँ, आइए लॉफर वक्र, एक और वक्र से प्रश्न है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉफर वक्र। देखिए लॉफर वक्र में क्या होता है, कर और क्या होता है? राजस्व। देखिए कर और क्या होता है? राजस्व। एकदम सिंपल सी बात है। वो क्या कहना चाहता है मैं आपको बता दूं, ऑप्शन जो भी होगा मैं पहले उस पर करेक्ट करता हूं ताकि आपको यहां कंफ्यूजन ना हो। करारोपण एवं राजस्व के मध्य संबंध, राजस्व के मध्य संबंध, करारोपण एवं महंगाई के मध्य संबंध। किसवा? करारोपण एवं महंगाई के मध्य संबंध। अगला है महंगाई एवं बेरोजगारी के मध्य क्या है? संबंध की बात करता है। और इसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब यह है जो लॉफर वक्र है वो करारोपण एवं राजस्व की बीच की बात करता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। इसका मतलब यह है ये व्यतिक्रमानुपाती होता है, मतलब विपरीत होता है। लॉफर वक्र ये कहता है कि जैसे जैसे अगर किसी भी देश में ध्यान से समझिएगा, किसी भी देश में जैसे जैसे करों की दर बढ़ती है, अर्थात टैक्स अगर आप लगातार ज़्यादा देते चले जाते हो, जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि वो पॉपकॉर्न वाला जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें वित्त मंत्री द्वारा जो पॉपकॉर्न होता है ना, वो जो मक्के का लावा होता है ना, उस पर क्या हुआ, विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार का उसका यदि फ्लेवर चेंज कर दिया जाए तो उस पर टैक्स की दर क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो इस संदर्भ में खूब हो हल्ला मचा था कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, है ना? खाने पीने की चीज़ों पर इतना बड़ा टैक्स कैसे? तो वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, समझाना पड़ा कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं, इसलिए हमने इसको बढ़ाया है। ठीक है, फिलहाल तो जैसे जैसे मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे किसी भी देश में कर बढ़ते जाता है, राजस्व में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। राजस्व मतलब सरकारी खजाने में भी वृद्धि होगी, कोई बात नहीं। लेकिन एक समय के बाद अगर आप लगातार कर बढ़ाते जाओ तो लोग देते जाएंगे कर, कोई बात नहीं। लेकिन एक समय के बाद लोगों को लगेगा कि नहीं, अब हम टैक्स नहीं दे सकते, तो ऐसी स्थिति में के बाद लोग टैक्स देना बंद कर देते हैं। बंद तो नहीं कर सकते, तो उसको सामान्यतः कहते हैं टैक्स चोरी करना शुरू कर देते हैं। सरकार की नज़रों से अपनी आय, वस्तुओं को खरीदना, ये सब क्या करते हैं? छुपाते हैं। और जिसके वजह से जब छिपाएंगे लेकिन उपभोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राजस्व क्या होता है? कम हो जाता है। पैसे जो मिल रहे हैं सरकार को वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो मतलब मिला जुला के सामान्य भाषा में अत्याचार ठीक है, लेकिन इतना भी अत्याचार ना करो कि सामने वाला फिर क्या हो, वो आपको ही उस हिसाब में जवाब दे जाए। लो अब बहुत अत्याचार कर रहे हैं तो रुको मैं बताता हूँ अब, है ना? तो लोग चोरी करने लग जाएंगे, टैक्स देंगे ही नहीं, टैक्स को छिपा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका जो राजस्व है, जो भंडार भर रहा था लगातार, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये किसके मध्य है? करारोपण, टैक्सेशन और राजस्व, रेवेन्यू के बीच का संबंध दिखाता है। क्योंकि ये वक्र कैसे होता है? देखिए जैसे जैसे टैक्स बढ़ा रहे हो, कर की दर बढ़ रही है, ये कर की दर है, बढ़ती जा रही है, राजस्व बढ़ता जा रहा है।
एक समय ऐसा आएगा कि लोग कर देना बंद कर देंगे, फिर धीरे 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 क्या होगा, आपका जो राजस्व है ये क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो यह वक्र जो होता है ना उल्टा चलता है, उल्टा यू। कैसा पूछा जाता है, ये उल्टा यू, विपरीत यू। यू जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर होता है यू, उसी के समान ये बनता है। तो प्रश्न यहां से भी बनता है कि लॉफर वक्र का आकार होता है कैसा, उल्टा यू, सीधा यू, या सी की तरह, या फिर है ना डी की तरह। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं अदर परीक्षाओं में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आकार उल्टा यू बनता है और ये करारोपण और राजस्व के मध्य का संबंध बतलाता है। ठीक, नेक्स्ट, बस दो चीजें आपको याद रखनी है, लॉफर वक्र मतलब करारोपण राजस्व और उल्टा यू, इससे ज्यादा इससे प्रश्न नहीं बनता। ठीक, आइए एसडीआर की बात करते हैं भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चूंकि वित्तीय संस्थाएं दिया गया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और एक ये प्रश्न मध्य प्रदेश पीएससी में आ भी चुका है इससे संबंधित, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। फिलहाल एसडीआर का संबंध किससे है, विश्व बैंक के ऋण से है, आरबीआई की मौद्रिक नीति से है, आईएमएफ की विशेष मुद्रा से है, या उपयुक्त सभी है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो ये है कि आईएमएफ की विशेष मुद्रा से है। पहले तो आप प्रश्न के जो ऑप्शन है उत्तर के लिए वो आप समझ लीजिए, ये आईएमएफ से संबंध रखता है और आईएमएफ का क्या है, ये एक विशेष प्रकार की क्या है, मुद्रा है। ठीक है ना, तो अगर आपको एसडीआर आया तो आप लगा दीजिएगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अब एसडीआर से किस प्रकार से प्रश्न और बनते हैं, बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, बस आप इतना समझ लीजिए, यह एक प्रकार की विशेष मुद्रा है जो आईएमएफ अपने सदस्य देशों के लिए प्रयोग करता है। बस आपको इतना समझना है प्री के हिसाब से। ठीक है ना, देखिए एसडीआर जो है ना उसको कोड में क्या बोलते हैं, उसका जो कोड है वो एक्सडीआर है। क्या है, एक्सडीआर। जैसे इंदौर में है तो इंदौर रेलवे स्टेशन का एक कोड होता है ना INDBG, है ना, देवास में है DWX, उज्जैन है UJN। तो वैसे किसी स्टेशन का कोड होता है या किसी भी मुद्रा की एक पहचान होती है, जैसे रुपये का है ना, ऐसा रुपीस का एक पहचान हो जाती है ना। तो वैसे ही जो एसडीआर है उसका कोड क्या है, एक्सडीआर। ठीक है, ये पहला एक प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव। दूसरा ये है जो एसडीआर है वो उसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब उसका पूर्ण नाम क्या है, ये भी प्रश्न बनता है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल राइट्स। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार हिंदी में बोला जाता है। तीसरा बनता है, क्या आईएमएफ के स्थापना के साथ ही इस मुद्रा को अपनाया गया, तो इसका उत्तर नहीं है, बल्कि यह 1961 में इसको परिचालन की बात की गई, जबकि इसकी शुरुआत 1977 में मानी जाती है। ठीक है ना, पूर्ण रूप से 1977 से क्या हुआ, इसका परिचालन में इसका प्रयोग होने लग गया। ठीक है ना, अगला प्रश्न ये बोलता है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं भैया, पेपर गोल्ड। किस नाम से जानते हैं, पेपर गोल्ड। इसका एक उपनाम दिया गया है, कागजी स्वर्ण, पेपर गोल्ड नाम दिया गया है इसको। ठीक है ना, इसके अलावा जो एसडीआर होता है उसमें कितने प्रकार की मुद्राओं का समावेश है, मतलब जो एक विशेष प्रकार की मुद्रा है उसमें कि मुद्रा दिखती कैसी है, वो कोई अलग नहीं दिखती, बल्कि उसमें 5 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं देश की, उन मुद्राओं को शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी ये चीजें हम मेंस में समझेंगे, है ना, ये चीजें यहाँ पर समझने की नहीं है, बस आपको यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उन सारे परिप्रेक्ष्य को, सारी परिधि के अंदर हम आपको पूरी तरह से जानकारी देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें 5 मुद्राएं हैं, याद रखिएगा कितनी मुद्राएं हैं, 5 मुद्राएं। कौन कौन सी हैं ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे हो सकता है प्रश्न में आए तो बहुत अच्छी बात है, हम तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर कोई समस्या ही नहीं है। यहाँ पर है डॉलर, है ना, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, येन जापान वाली, है ना, युवान, युवान ये चीन की है ना, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, एन, युवान और यूरो। कौन सी है, यूरो। ये 5 मुद्राएं जो हैं एसडीआर के बकेट के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न पूछेगा एसडीआर के बास्केट या बकेट में कितनी प्रकार की मुद्राएं हैं, तो 5 प्रकार की। या कौन सी मुद्रा नहीं है या कौन सी मुद्रा है, तो आप इस 5 को याद रखिएगा, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, येन, युवान और यूरो।
इन 5 मुद्राओं को आपको याद रखना है बस। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि एसडीआर से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट है एक्सडीआर। देखिए अगला ही क्वेश्चन है, एक्सडीआर किस प्रकार की मुद्रा का कोड है? क्योंकि अभी हमने आप सीखा एसडीआर विदेशी मुद्रा, डॉलर मुद्रा का समूह या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अभी अभी आपने सीखा है इस प्रश्न को, तो सबसे आसान हो जाएगा आपका। एसडीआर का क्या है? एक प्रकार का कोड है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, सही समय पे आ गया क्वेश्चन। वो नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव, याद रखिएगा ये शब्द इंपॉर्टेंट है, संस्थागत प्रसव का प्रतिशत रहा है। मतलब नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है, उस रिपोर्ट का क्या नाम है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्पेशल डेवलपमेंट गोल, है ना। एसडीजी ये सुनते होंगे आप, स्पेशल डेवलपमेंट गोल की बात है, विशेष, है ना, समूह की बात है। तो विशेष एसडीजी इंडिया इंडेक्स में मध्य प्रदेश का संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव से क्या मतलब होता है कि जब जो प्रसव होता है, जब किसी भी स्त्री के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है तो वो अस्पताल में ही हो, इसका प्रतिशत कितना है ना। प्रायः या तो अस्पताल में होगा या तो प्रायः ये देखा गया है कि अस्पताल से बाहर। बाहर का मतलब है कि लोग घरों में ही परंपरागत तरीके से प्रसव कराते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है या कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी, दूसरे संदर्भ में ये समझिए, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये कितना प्रतिशत है? 92.3, 98.4, 90, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रतिशत है लगभग बहुत अच्छा हो चुका है पहले की अपेक्षा, और 98.4% है, ठीक है ना। तो ये संस्थागत प्रसव का जो आपको आंकड़ा भी मिल गया, ठीक, बहुत अच्छा आंकड़ा है। फिर भी अभी भी इसमें सुधार की जरूरत है क्योंकि वो 100% होना चाहिए, है ना। तो जो शिशु मृत्यु दर है, मातृत्व मृत्यु दर है, वो क्या हो जाती है? रुक जाएगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट है मिड डे मील। आइए मिड डे मील की बात करते हैं। मिड डे मील सबको पता है, इसकी जो शुरुआत है पहले तो आप समझ लीजिए 15 अगस्त 1995, है ना, 1995 से ही आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत हो चुकी थी, प्रथम 100 जिलों के तौर पर। बाद में धीरे धीरे ये पूरे देश में लागू हो गई थी, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, क्या है भाई? मिड डे मील, है ना, जो बच्चों को क्या दिया जाता है? भोजन दिया जाता है ना, खाना दिया जाता है स्कूल जाने पर, ठीक है। तो साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए, या नामांकन दरों को बढ़ाने के लिए, या उपयुक्त सभी। क्योंकि जब भोजन देंगे आप बच्चों को तो उससे क्या होगा? साक्षरता दर में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या होंगे? स्कूल पहुंचेंगे, है ना। क्योंकि प्रायः ये देखा गया है कि भारत में गरीबी अधिक है, कुपोषण अधिक है। इन सबको संदर्भ में ध्यान रखते हुए भाई यदि आपको भोजन भी मिल रहा है और पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा भी मिल रही है तो कौन सा बच्चा नहीं जाना चाहेगा। तो इस संदर्भ में उपयुक्त सही, जो कुपोषण भी दूर होता है और नामांकन दर भी क्या होती है, उसमें भी सुधार होता है। तो मिला जुला के उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है वो क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न और आते हैं, जरा समझिएगा। मिड डे मील से और क्या प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं? यह है कि कितने वर्ष तक के बच्चों को मिड डे मील की सुविधा होती है। तो प्रायः केवल आपको 14 वर्ष अगर दे दिया ऑप्शन में, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, अधिकतम की बात कर रहा हूं, 14 वर्ष तक के बच्चों को मिड डे मील की सुविधा मिलेगी, उससे ऊपर नहीं मिलेगी। और ये कौन सी क्लास तक का होता है? 8वीं क्लास। याद रखिएगा, मैक्सिमम में ही आपको फंसाएगा, मिनिमम तो छोड़िए, मैक्सिमम में ही आपको फंसाएगा। उसी चीज को आपको समझना, 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए होती है। और एक बात और है कि इसमें जो प्रोटीन है, मतलब एक बच्चे को एक दिन में कितना प्रोटीन देना क्या है? आवश्यक है, तो वो 25 ग्राम आता है, ठीक है ना, 25 ग्राम आता है। और अगर कैलोरी पूछ दिया कि मिड डे मील के तहत प्रतिदिन कितनी कैलोरी दी जाती है बच्चों को, जो मानक है वो कितना है? 700, ठीक है ना, 700 ग्राम के आसपास, ठीक है ना। तो ये है आपके कैलोरी युक्त भोजन की, mg में होता है फिलहाल, है ना। हाँ, नेक्स्ट है, आगे बढ़े। ये मिड डे मील की बात हुई। अब आइए मौद्रिक नीति समिति की बात। ये भी करंट अफेयर से आता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर आप देखोगे तो मौद्रिक नीति समिति से चर्चा की गई है आरबीआई गवर्नर के संदर्भ में, ठीक है। तो मौद्रिक नीति समिति एमपीसी, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बात करता है। क्या कार्य क्या है? तो पहले आप मौद्रिक नीति समिति को समझ लीजिए, तो आप मेरे उत्तर बताने से पहले ही संभवतः
आप इस चीज को समझ जाएंगे कि यही उत्तर क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए मौद्रिक नीति से पहले भी चर्चा हो चुकी है कि यह जो आरबीआई के तहत एक मौद्रिक नीति समिति होती है जो मौद्रिक नीति से संबंधित सभी निर्णय लेती है। तो प्रश्न ये है कि मौद्रिक नीति समिति में कौन होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। तो सीधा संदर्भ में बता रहा हूं, 3 और 3 का रेशियो, मतलब 3 लोग होते हैं कहां से, आरबीआई से। इस चार्ट को आप नोट डाउन करिएगा। और 3 लोग होते हैं कहां से, गवर्नमेंट, मतलब सरकार, भारत सरकार की तरफ से। कोई राज्य सरकार का इसमें प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं है ना, राज्य सरकार से कुछ लेना देना ही नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल स्तर पर है। ठीक है, 3 लोग होते हैं कहां से भाई, गवर्नमेंट से, और 3 लोग होते हैं आरबीआई से। अब कोई भी चर्चा होती है कि भाई महंगाई को कम करना है, ब्याज दरों को घटाना है कि बढ़ाना है ना, तो जो भी उसमें डिस्कशन होता है, कब होता है, प्रत्येक साल में कितनी बार, वर्ष में 4 बार। याद रखिएगा, वर्ष में कितनी बार होता है, 4 बार, मतलब 3 महीने में एक बार तो हो ही जाएगा। 3 महीने में एक बार तो ये समझ लीजिए कि मीटिंग हो ही जाती है। ठीक है ना, ये माना जाता है। जरूरी नहीं कि फैसले कुछ हों, ऐसा नहीं है। अगर 3 महीने में आपको मीटिंग करनी है, एक बार बैठना है, और अगर ठीक है कोई अगर बड़ा डिसीजन हुआ तो आपको लेना है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। तो सामान्यतः ये माना जाता है, छोटे मोटे डिसीजन लिए जाते हैं, बड़े डिसीजन तो आपको खुद ही करंट अफेयर के जरिए आ जाते हैं। फिलहाल तो 3 सदस्य किसके, आरबीआई के, 3 सदस्य किसके, गवर्नमेंट के। अब मान लीजिए किसी मुद्दे पर बात न बनी, गवर्नमेंट वाले बोलेंगे कि भाई ब्याज दर बढ़ाइए, आरबीआई कहेगा कि ब्याज दर नहीं बढ़ाइए, तो ऐसी स्थिति में तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल कितने लोग हैं, समिति में 6 लोग हैं। इसमें वोटिंग होगी तो 3 लोग इधर 3 लोग उधर, ये भी समस्या है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, भले से 3 इधर हैं 3 इधर हैं, मान लीजिए इन्होंने बोला कि हाँ बढ़नी चाहिए, इन्होंने बोला नहीं घटनी चाहिए, तो ऐसे में तो फिर क्या हो जाएगा, समान रूप से इक्वल हो जाएगा, किसी की तरफ वेटेज ही नहीं है, भारांश ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ये 3 लोग हैं ना, याद रखिएगा 3 में से 2 + 1 है, मतलब 2 लोग तो आरबीआई के हैं ही सदस्य, 1 लोग ये होते हैं गवर्नर। आरबीआई का जो गवर्नर होता है वह इसी की 3 के अंतर्गत होता है, तो उसका निर्णय जो भी होगा वह मान्य कर लिया जाता है। मतलब 3 आरबीआई के बोलेंगे, 3 गवर्नमेंट की तरफ से बोलेंगे, लेकिन जो यहाँ से आरबीआई गवर्नर बोलेगा वही निर्णय पास माना जाता है कि हाँ इससे वोटिंग पे मत जाइए, गवर्नर की बात अगर सही है, जो कह रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, उसको आपको मान्य करना पड़ेगा। ठीक है, इस संदर्भ में आगे बढ़े। नेक्स्ट है, यहाँ से और बहुत विशेष क्वेश्चन नहीं है, बस याद रखिएगा वर्ष में 4 बार है ना, और यहाँ से 3-3 सदस्य दोनों तरफ से। ठीक, मौद्रिक नीति का काम क्या है, हाँ प्रश्न पर आते हैं। मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, मुद्रा आपूर्ति का विनियमन करना, आर्थिक विकास में सरकार की सहायता करना, उपयुक्त सभी। और ये तीनों जो हैं ऑप्शन, ये क्या है, करेक्ट हैं, अर्थात उपयुक्त सभी। मौद्रिक नीति में सारी चीजें होती हैं। मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है, बैठक की समीक्षा के लिए होती है। मुद्रा आपूर्ति का विनियमन, विनियमन का मतलब होता है मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाएं कि घटाएं, ठीक है ना। आर्थिक विकास में सरकार की सहायता, बिल्कुल सहायता, आर्थिक विकास में सरकार की सहायता करनी होगी। प्रायः सरकारें कहती हैं कि ब्याज दरें बढ़ाइए, घटाइए, और आरबीआई प्रायः ब्याज दरें बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब कभी भी मीटिंग होती है तो सरकारें हमेशा चाहती हैं कि ब्याज दरें क्या हो, कम हो, और आरबीआई चाहता है कि ब्याज दरें बढ़ें। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट है फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र दर्शाता है ना, फिलिप्स वक्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई, विकास दर एवं रोजगार के संबंध को, बेरोजगारी एवं गरीबी के संबंध को, बेरोजगारी एवं मुद्रा की स्थिति में इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, बेरोजगारी एवं मुद्रा की स्थिति के संबंध में बहुत ध्यान से समझिएगा, एक फिलिप्स वक्र है। सामान्यतः ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी देखिए, विकास दर और क्या है, रोजगार, बेरोजगारी और गरीबी के बीच में है, बेरोजगारी और मुद्रा स्थिति के संबंध में। चूंकि प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो इसमें मुद्रा स्थिति कहा गया है, जबकि इसका जो करेक्ट उत्तर है इस ऑप्शन के आधार पर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, आइए यहां लिख देता हूं मैं। ये जो फिलिप्स वक्र है, बस इतना ध्यान रखिएगा, यह बेरोजगारी क्या दर्शाता है, बेरोजगारी एवं मुद्रा स्फीति, याद रखिएगा मुद्रा स्फीति
स्थिति नहीं, स्फीति, मतलब सामान्यतः इसको क्या बोलते हैं, महंगाई। महंगाई के मध्य का क्या बताता है, संबंध बताता है। मतलब बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को याद रखिएगा, अर्थात बेरोजगारी और महंगाई को याद रखिएगा। किसका बीच का संबंध है, फिलिप्स वक्र के मध्य संबंध है। मतलब अब आप समझ लीजिए क्या दर्शाता है। फिलिप्स वक्र ये कहता है, सीधी सीधी बात है, कि यदि अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ रही है तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि विपरीत संबंध, एकदम क्या होता है, विपरीत संबंध, मतलब यदि महंगाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बेरोजगारी, यहां समझिएगा, बेरोजगारी क्या होगी, कम हो जाती है। और यदि महंगाई कम होगी तो बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ जाती है। इस संदर्भ में वो बात करता है। तो ये इनके मध्य हमेशा क्या होता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। और इसी संबंध को दर्शाने वाला कौन होता है, फिलिप्स वक्र होता है। ठीक है, तीन वक्र की चर्चा आज लगभग हो गई, और तीनों में एकदम स्पष्ट बात है। आप उसके अंतर को समझ लीजिएगा, आपको कोई भी किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होने वाली। नेक्स्ट है, आगे आइए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, है ना, मतलब ये पिछला वित्तीय वर्ष की बात कर रहा है जो हो चुका है कंप्लीट। मध्य प्रदेश की जीडीपी है कितने करोड़ रुपए, जो भी होगा वो क्या होगा, करोड़ रुपए में होगा। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं ये कितना है, 13,65,456, 13,63,327, 15,23,563 या नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट उत्तर है, चूंकि ये आंकड़े हैं, रटने की चीज है, तो इसको आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इतना तो आपको तथ्य समझना ही है, याद ही करना है। तो 13,63,327 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में आपकी जीडीपी रही है। लेकिन सबसे खास बात, जीडीपी दो आंकड़ों पर होती है, मतलब चालू वर्ष और स्थिर वर्ष। तो प्रश्न ये बन सकता है, ये कौन से वर्ष पर है, तो ये लगाइएगा आप ध्यान से, चालू वर्ष। जब आपको ये चालू वर्ष पर पूछे तो आपको इसको करेक्ट उत्तर लगाना है। और प्रायः जब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो जो भी आंकड़ा रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा, वो चालू वर्ष पर ही आंकड़े पूछे जाते हैं, क्योंकि वह स्थिर वर्ष की अपेक्षा हमेशा अधिक दिखाई देते हैं। ठीक है ना, बस आप इतना समझिएगा कि फिर भी अगर कोई भी आंकड़ा हो चालू या स्थिर ना दिया हो तो आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, वो चालू ही संभवतः होता है, और इस आंकड़े को आप याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गरीब जिला। याद रखिएगा, भारत का सबसे गरीब जिला, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है मध्य प्रदेश पीएससी व्यापम के संदर्भ में। सबसे गरीब जिला झाबुआ, मिर्जापुर, बालाघाट या फिर अलीराजपुर। ठीक है ना, इस संदर्भ में देखा जाए, गरीब जिला वह होगा जहां पे आय के जो स्रोत होंगे सबसे कम होंगे। खेती बाड़ी तो हो सकता है कि हो सकता है कि खेती बाड़ी हो, लेकिन उसमें सिंचाई की सुविधा ना हो, है ना, किसान जिस फसल को बोना चाहता हो वह फसल ना बो पाए, है ना, और उसको उन्नत बीज या जो सड़कें हैं, बिजली हैं, इन सब की तमाम तरह की समस्या हो, तो स्वाभाविक है कि आसपास के जो किसान होंगे वो तो गरीब होंगे, वहाँ के लोग होंगे, तो पूरा का पूरा जिला क्या हो जाएगा, गरीब होगा। दूसरे संदर्भ में एक टूक जवाब में कहें कि ऐसा जिला जहाँ से सबसे कम राजस्व की प्राप्ति हो, ये भी कह सकते हैं, जहाँ से सबसे कम सरकार को क्या जाए, टैक्स जाए, है ना, वहाँ से पैसे आए, तो वो सामान्यतः मान लेगी कि भैया यहाँ तो कोई खरीदता ही नहीं है कोई चीज़, यहाँ तो कोई चीज़ बिकती ही नहीं है ना, तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, तो न तो काम होगा, न तो कोई वस्तुएं बिकेंगी, न तो टैक्स लगेगा, तो किसी भी प्रकार से तो तमाम तरह की समस्याओं से उलझा हुआ राज्य होगा। तो प्रायः वो कौन सा है, इस संदर्भ में अलीराजपुर होता है। अलीराजपुर में यह माना जाता है कि वहाँ पर आय के स्रोत सबसे क्या है, कम है, वहाँ पर राजस्व की प्राप्ति क्या होती है, कम होती है, इस संदर्भ में। ठीक है ना, लेकिन इसमें बहुत तेजी से क्या हुआ है, सुधार भी हुआ है। गरीबी के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर गरीबों की जो संख्या घटने का क्रम है बहुत तेजी से हुआ है। इस संदर्भ में भी प्रश्न बने हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, अभी के संदर्भ में भारत का सबसे गरीब जिला क्या है, अलीराजपुर। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर से है ये, मध्य प्रदेश है ना, ठीक है ना, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। ठीक है ना, निदेशालय वह होते हैं जो सामान्यतः निर्देश देते हैं किसी भी योजना को लेकर, नीति को लेकर, ठीक है ना, बनाने से पहले। मध्य प्रदेश द्वारा कितने जिलों को अग्रणी जिला माना गया है, क्योंकि अग्रणी जिला का मतलब यह है कि किस संदर्भ में अग्रणी, याद रखिएगा, आर्थिक विकास को लेकर अग्रणी, किसको
माना गया है या कितनों को माना गया है? तो उसका करेक्ट है 5, 8, 10 और 12। तो इसका जो सही उत्तर है वो कितना है? 8 जिलों को कितना अग्रणी जिला माना गया है। किस बेस पर? आर्थिक विकास के आधार पर। और वो कौन माना है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। तो प्रश्न ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश में अग्रणी जिला है ना, अग्रणी जिला मानने वाली या बताने वाली संस्था कौन है? तो आप आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को याद रखिएगा, प्रश्न यहां से बनता है। अब आइए हम थोड़ा इसको डिटेल करते हैं और देखते हैं कि वो 8 जिले कौन से हैं जो अग्रणी जिलों के श्रेणी में आते हैं। तो पहला है, सामान्यतः आप यहीं से स्टार्ट करो, यहीं का मतलब ये है कि वर्तमान समय में हम इंदौर में हैं, तो इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नोट डाउन करिएगा, इंदौर ये पहला है और जस्ट इसके बगल में है उज्जैन, है ना। बस अगल बगल वाले जिलों को पहले लीजिए ताकि याद रहे आपको, ठीक है ना। और फिर देवास, कौन सा है? देवास, तीसरा जिला है देवास। चौथा है भोपाल, थोड़ा सा और दूर जाइए ऊपर की तरफ तो आपको क्या मिलेगा? भोपाल मिलेगा, ठीक है ना। और ऊपर जाएंगे उत्तर की तरफ, ऊपर का मतलब सामान्यतः मैपिंग के हिसाब से उत्तर होता है, तो आपको क्या मिलेगा? ग्वालियर। कितने हो गए? ग्वालियर, ये कौन सा नंबर था? 5वां नंबर था। फिर दक्षिण की तरफ आना है तो आपको मिलेगा 6ठे नंबर पर सागर, है ना। सागर को भी मान लिया गया है, ठीक है ना। मतलब सामान्यतः देखा जाए कि ये बहुत बड़े जैसे लोग बताते हैं कि ये उतना आर्थिक विकास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। शहर बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है इसकी, और उस संदर्भ में इसको भी अग्रणी जिले के क्रम में रखा गया है। प्रायः यह प्रश्न यहाँ से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अग्रणी जिलों में नहीं है या कौन सा जिला अग्रणी जिलों में है, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। सागर हुआ 6वां नंबर, और फिर उसी के नीचे आइए दक्षिण की तरफ जबलपुर, ठीक है। जबलपुर के बाद एक लास्ट में बचता है महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ छिंदवाड़ा, है ना, छिंदवाड़ा, ठीक है। छिंदवाड़ा बहुत बड़ा राजनीतिक केंद्र है मध्य प्रदेश की राजनीति संदर्भों में, घटना परिघटना में, ठीक है। तो ये जो 8 जिले हैं आपको बताए गए हैं, ये अग्रणी जिलों में क्या होते हैं? शामिल होते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत तेजी से और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। आप अपना रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहिए।